ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो होता है ब्रिटिश संसदीय अधिनियम आता है, वो आता है 1773 से लेकर 1853 तक, या कहे तो 1857 तक, जब तक सैनिक विद्रोह नहीं होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरंभ लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र कवर करेंगे। इसको डेली हम लोग 10 या 15 पेज कवर करते हुए मात्र 1 महीने में हम लोग अच्छे से इसको पढ़ के क्वेश्चन बना के पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें जुड़ जाइए, आप डेली जुड़िए इसके साथ। आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आपका पूरा पॉलिटी जो है घटना चक्र वो कवर हो जाएगा बहुत आसानी से। बस सुनते जाइए, जो डाउट आता है या जो नहीं समझ आता है, जो नया लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, या आपके पास अगर घटना चक्र है तो उसके साथ में इसको देखते चलिए। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में अगर देखें तो संविधान का विकास होता है, उसका नींव 1773 से ही पड़ता है, क्योंकि जब ब्रिटिश का शासन चलता है, ब्रिटिश नहीं कहें तो ब्रिटिश कंपनी का, वो 1764 का युद्ध होता है, जो बक्सर का युद्ध था, उसको जीतने के बाद यहाँ पे जो शासन प्रशासन है वो ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चली जाती है। तो वही बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो होता है ब्रिटिश संसदीय अधिनियम आता है, वो आता है 1773 से लेकर 1853 तक, या कहे तो 1857 तक, जब तक सैनिक विद्रोह नहीं होता है। जैसे सैनिक विद्रोह होता है उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन चलने लगता है, और इसका शासन आपको मालूम है कि आज़ादी 1947 तक चलता है। इसमें क्या है कुछ बातें, तो कंपनी के शासन हेतु कुछ अधिनियम आए थे जो कंपनी लाई थी। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, मतलब रेगुलेट करने के लिए कहें तो उस कंपनी को कुछ रूल रेगुलेशन के तहत काम करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है, और इसमें 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता में, उसकी स्थापना होती है 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, जिसके तहत राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब राजनीतिक कार्य अब अलग विभाग देखेगा और व्यापारिक कार्य वो अलग विभाग देखेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो राजनीतिक कार्य हैं, राजनीतिक मामलों के कार्य, उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, नियंत्रण बोर्ड, जो राजनीतिक मामलों पर देखरेख करेगी, और बाकी जो व्यापारिक मामला है वो तो कंपनी कर ही रही थी। 1786 ईस्वी के जो 1786 के अधिनियम था, उसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार मिल गया। मतलब ना मान सकता था वो, मतलब कहें तो एक पावर मिल गया कि वो अपने सदस्यों की जो बातें थी उसको भी वो मना कर सकता था, इतनी पावर आ गई थी। और उसे गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया गया था, और इसका जो पहली बार यूज किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऐसा अधिकार मिला था जो अपनी जनरल जो गवर्नर जनरल थे उनकी जो परिषद थी उनकी वो बातों को टाल सके और सेना का प्रमुख बन सके। 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत 20 वर्ष का जो टाइम पीरियड है वो कंपनी का बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 1813 में जो चार्टर अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत पहली बार भारतीयों को शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी मिली थी 1813 में। ये पूछता है, एक एक लाइन में पूछ देता है, आखिर
गलत हो जाता है। तो शिक्षा का अधिकार जो मिला जिस पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके बाद इसमें एक और काम हुआ था कि कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि दो चीज को छोड़कर, क्या तो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। चीन के साथ और चाय का याद रखिएगा, चीन और चाय का व्यापार छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये दो व्यापार करते रहेगा। और ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है जस्ट 20 साल के बाद, उसमें पूरी तरह से व्यापारी को समाप्त कर दिया जाता है एकाधिकार को। अब यहाँ से एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, कब, 1833 के चार्टर अधिनियम में। ये बात याद रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। उस टाइम से हमारा बंगाल का चलता था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं किस अधिनियम से, तो 1833 के चार्टर अधिनियम से। फिर इसमें कानूनी सदस्य जो बनता है उसमें 4 सदस्य होते हैं, इसी में बनाया जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम से ही। इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके तहत क्या होता है, तो कार्यपालिका शक्ति को विधायी शक्ति से पृथक कर दिया जाता है। जो विधायी शक्ति है वो कार्यपालिका से पृथक है, मतलब अलग है। ये आपको आज भी देखने को मिलेगा आर्टिकल 50 में, जब पढ़िएगा। आर्टिकल 50 कहता है कि विधायी शक्तियां जो है, न्यायपालिका हमारा, वो कार्यपालिका से अलग है। उस टाइम विधायी जो थी वो भी एक तरह की कानून बनाने वाली संस्था थी, तो ये अलग थी। तो इसी को बाद में विधि परिषद कहा गया था, या कहें विधान परिषद इसका नाम हुआ आगे चल के, केंद्र में जो बनी थी। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता कराया जाने लगा, कब, 1853 के चार्टर अधिनियम से। ये सब उपलब्धि याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है जो पूछा हुआ यूपीपीसीएस में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारा जो सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसी में किया जाता है क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और इसका जो सुप्रीम जो मुख्य न्यायाधीश बनती है वो एलिजा बनती है, एलिजा इम्पे। यहाँ लिखा होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और 1774 में एलिजा इम्पे इसकी मुख्य न्यायाधीश बनती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, बिल्कुल बात सही है। इसकी मुख्य न्यायाधीश जो थी प्रथम वो एलिजा एमपी थी, न कि लेवेस्टर। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कथन एक सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण अर्थात कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो होती है वो होती है 1784 के पिट्स अधिनियम के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की जो गठन है वो होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मशीनरी की जो स्थापना होती है वो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत होती है, क्योंकि इस टाइम ब्रिटेन में आधुनिक क्रांति आ चुकी थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति जो होती है, गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, इसकी स्थापना किया जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम से। तो यहाँ आपको दिखेगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन बी। वह निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसमें 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। कितना, 1 लाख रुपये, हर साल 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा शिक्षा में। अब शिक्षा भी जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अंग्रेजी भाषा में। ये डिसीजन लिया गया कि जो शिक्षा दिया जाएगा वो अंग्रेजी, जो पश्चिमी शिक्षा थी उस टाइम,
उसी भाषा में यहाँ की शिक्षा दिया जाएगा, जिस पे 1 लाख रुपये खर्च होंगे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये सब उसी के बारे में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये किया था 1813 के ही चार्टर अधिनियम के तहत। क्या? तो चीन और चाय के साथ व्यापार छोड़कर बाकी सभी का एकाधिकार जो था ब्रिटिश कंपनी के पास, उसको समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 1813 में क्या होता है, तो पूरी तरह से समाप्त होता है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? देखिए, पूरी तरह से पूछ रहा है, व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, तो वो किया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद के अधिनियम द्वारा, सॉरी, तो वो 1813 के ही चार्टर अधिनियम के तहत ही है। अगर 1833 लिखता तो 1833 ऑप्शन हो जाता। अगला देखिए, तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हुआ था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार जो था वो समाप्त हो गया चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। इसका राइट आंसर ये तो सही हो जाएगा। इस कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश राज या क्राउन का संप्रभु सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल सही। यहाँ से क्या हुआ कि ये दबाव था कहाँ का, ब्रिटिश क्राउन का, और ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप होने के कारण ही कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त किया था। तो इसका हस्तक्षेप बढ़ने लगा था ब्रिटिश क्राउन का। भारत में राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, ब्रिटिश संसद नहीं, आज भी कंपनी ही यहाँ काम करती थी। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, मतलब कहें तो भारतवासियों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो ये मिला था चार्टर अधिनियम 1833 से। कैसे? तो चार्टर अधिनियम 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा जो थी वो थी 87। इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा में अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। मतलब उसको पूरा अधिकार होगा, उसको जन्म, धर्म, वंशानुक्रम या कलर के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। तो कहे तो शासन प्रशासन में हिस्सा लेने का ये एक अहम अधिकार था। तो ये भारतवासियों को मिला था कब? तो चार्टर अधिनियम एक्ट 1833 में। अब आगे देखेंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो अधिनियम आया था उसको, अर्थात कहें तो सैनिक विद्रोह जब होता है 1857 का, उसके बाद 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन यहाँ का शासन प्रशासन चलता है, तो उसके बाद क्या क्या अधिनियम आता है, क्या क्या सुधार होता है। सबसे पहले आता है, जैसे ही सैनिक क्रांति खत्म होती है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब शासन गया तो उन्होंने जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको सोचा कि अब नया नाम दिया जाए, और वो नाम दिए वाइसराय। तो भारत का वाइसराय बन गए, और सबसे प्रथम जो भारत का वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो जो प्रथम होगा वो अंतिम होगा उसके पीछे वाला, जैसे गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो ये याद रखिएगा। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब भारत में एक राज्य सचिव का पद बनाया गया था, जो ब्रिटिश क्राउन को क्या करता था, रिपोर्ट करता था।
और इसकी सहायता से 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन की गई थी। इसी के तहत भारत परिषद अधिनियम 1861 जो कानून की प्रक्रिया के द्वारा इसको शामिल किया गया था या कहें तो बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि शक्तियों को जो विधायी शक्तियाँ थी उसको विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मतलब विकेंद्रीकरण करने का मतलब है कि शक्तियों को अब विभाजित किया जा रहा था। अलग 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 हाथों में शक्तियों को दिया जा रहा था ताकि कम धांधली हो, कम करप्शन हो। इस वजह से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया था। और देखें तो 6 माह की अवधि तक ये प्रभावित हो सकता था। भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका परिषद जो थी उसका उसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। माने इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद था उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। वहीं आगे देखिए तो वार्षिक बजट पर बहस करने का भी अधिकार मिला। हाँ, लेकिन 6 दिन पूर्व नोटिस देकर प्रश्न पूछा जा सकता था। तो ये अधिकार ना कहीं बराबर था। तो समझते ही होंगे कि 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता था। अगर कोई बजट में कोई प्रश्न पूछना हो, कोई ऑब्जेक्शन लगाना हो तो। परंतु पूरक प्रश्न पूछना तथा मतदान का अधिकार नहीं था। अब देखिए वो ओवरऑल जैसे जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें जो भी मतदान होगा उसका भी अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न हम नहीं पूछ सकते हैं, बस छोटी मोटी प्रश्न ही मौखिक रूप से पूछ सकते हैं। तो ये सब बहुत सीमित अधिकार थे, तो वो ना के बराबर थे, लेकिन थोड़ा बहुत बजट पे बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ और ये अधिनियम बनाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है उसके बाद। तो ये एक बड़ा सुधार था 1909 में। क्यों? क्योंकि इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो यहाँ के वाइसराय थे। तो इन्हीं के आधार पे जो सुधार नियम लाया गया था तो इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का भी नाम दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि द्वारा तथा प्रशासन दोनों के प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए। मतलब विधि निर्माण में भी और प्रशासन में भी, दोनों में थोड़ी बहुत इसकी प्रतिनिधित्व प्रदान की गई कि भारतीय जो थे वो इसमें योगदान दे सकते थे या शामिल हो सकते थे। इस तरह वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की पहल बढ़ी और सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो शामिल होते हैं। किसमें? तो कार्यकारी परिषद में। सबसे प्रथम जो भारतीय नागरिक शामिल होते हैं कार्यकारी परिषद में जो वायसराय की थी उसमें उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पूछा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिका शक्ति को बढ़ा दिया गया और इस तरह से इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। उसके बाद पृथक निर्वाचन का भी इसमें एक प्रावधान किया गया जिसमें मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अब इसमें क्या था, सांप्रदायिक रूप से जैसे मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया गया कि आपका ये क्षेत्र है, आप उसमें निर्वाचन अपना लड़िए। तो इस तरह से कहें तो बांटने का एक तरह से ये एक फुल प्रूफ प्लान था। क्या? ब्रिटिशों के कारण। यहीं से शुरू होता है फूट डालो और राज करो का नीति। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसका भी बड़ा योगदान है। इसको बोलते हैं मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्योंकि मेंटेग्यू उस टाइम के सचिव थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के वाइसराय थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू की गई थी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया जाएगा ऐसा प्रणाली अपनाई गई थी। उसके बाद निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ और सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए लागू कर दिया गया। क्या? तो निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन प्रणाली के लिए। अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ सकते थे भारतीय। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी। केंद्र में, जैसे आज केंद्र में आप देखते होंगे विधानसभा लोकसभा है, उसी तरह उस टाइम के जो केंद्र में था उसमें द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी।
मतलब डबल सरकार की, डबल इंजन। तो द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम से? 1919 के मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से। ये बातें याद रखिएगा। इसके बाद प्रांतों में बांट दिया गया उसको, सभी विषयों को दो प्रांतों में, केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। इसी से यहाँ द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हो गई। इस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई। प्रांतों में भी द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाती है। उसके बाद प्रांतीय विषयों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। जो यहाँ के विषय थे उसमें आरक्षित विषय थे जो रिजर्व थे, और एक हस्तांतरित जिसको एक अधिकार से दूसरे अधिकार में भेजा जा सकता था। इस तरह से इसको बांट दिया गया था। 10 साल बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसमें एक ये बड़ी बात कही गई थी, और इसी के वजह से जो साइमन कमीशन आया था वो इसी का योगदान था कि इसमें एक साइमन कमीशन बनेगा जिसमें इसकी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर सरकार कैसी चल रही है, क्या इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं। इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 जो सबसे बड़ा ये इसका योगदान है हमारा संविधान बनाने में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो नियम कानून हैं, कहें तो संविधान का पार्ट बना है। का 1935 के नियम जो है वो संविधान का पार्ट, बहुत सारा इसका हिस्सा है उसमें। भारत में संघात्मक सरकार व्यवस्था बनाई गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। अब यहाँ देखिए, केंद्रों में द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। मतलब द्वैध शासन प्रणाली मतलब कहें तो एक विधानसभा हो जाएगा, एक लोकसभा हो जाएगा। तो ये किया गया था 1935 के शासन अधिनियम के तहत। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। आपको मालूम है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही की जाती है, जो हमारा देश का सबसे सरकारी सबसे प्रमुख बैंक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। इसमें दलित जाति, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी सम्मिलित किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, और इसी पे रोक लगा रहे थे गांधी जी। इस तरह से 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना होती है। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब होती है? तो 1937 में होती है। बर्मा में ब्रिटिश भारत से अलग हो जाता है। अब वर्मा जो म्यांमार है वो ब्रिटिश से अलग होता है इसी टाइम 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में ही होता है। और सिंध और उड़ीसा के भी निर्माण होता है। आपको मालूम है कि उड़ीसा भी 1935 में अलग हो जाता है, और इस तरह से बिहार एक अलग प्रांत बनता है और उड़ीसा अलग बन जाता है। उसके बाद आता है द्विसदनीय व्यवस्था हो जाती है समाप्त। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, जिसके तहत हमको 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है, और इसे बोलते हैं, इसके बाद हमारा देश जो है वो आजाद हो जाता है। इसने वायसराय का पद समाप्त हो जाता है। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत में सम्राट शब्द जो था वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से चलेगा, आजादी के बाद हमारा विधान संविधान सभा बनेगा, संविधान का निर्माण करेगी, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद चुनाव होगा, राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सभी कार्य जो है वो अब हमारे देख रेख में शुरू होता है। चलिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल का कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो ये गलत है, 7 नहीं हुई थी बल्कि 4 हो गई थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। बिल्कुल सही। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किस तरह के भेदभाव नहीं रखा जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। इसके बाद आगे देखें, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें।
अब देखिए इसमें क्या है कि इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही, 1892 का परिषद अधिनियम था, इसे 1892 में ही लागू किया गया था। कुल सदस्य 24 थे, जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। मतलब कुल सदस्य 24 थे, जिसमें गैर सरकारी सदस्य जो थे वो 5 थे, ऐसा कहा गया है, जबकि ये गलत है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। आपको मालूम है कि 1800 जो 53 आया था, उसमें पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो 1892 के अधिनियम में पूरक प्रश्न अधिकार दिया गया था कि नहीं, देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश प्रांत संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई और 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था। ये 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से वन जो है वो गलत है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। इसमें ये चेंजिंग किया गया था, जबकि यहाँ स्पष्ट लिख रहा है कि 24 सदस्य थे। तो इस तरह से इसका जो पूरक प्रश्न है वो नहीं है, तो इसको आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है। बस जानकारी रखिए। इसके बाद आगे देखें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो आपको मालूम है कि आंशिक रूप से वो हुआ था। उसके बाद विधान परिषद जो 1892 का बना हुआ था, उसमें क्या हुआ कि पूरक प्रश्न पूछने के लिए तो अधिकार नहीं मिला, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होता कि था कि 6 दिन पूर्व आप नोटिस के साथ इसमें प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पे बहस कर सकते थे। ब्रिटिश भारत के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा तय की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली मिला था? तो वो मिला था 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। आपको मालूम है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कहें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला था, वो मिला था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही। वही यहाँ पर लिखा है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिम मुस्लिम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान भी किया गया था। 1909 के अधिनियम संबंधित है। 1909 का अधिनियम किस लिए संबंधित है भाई? तो पृथक निर्वाचन के लिए ही संबंधित है। पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने के लिए, इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो संघीय व्यवस्था जो स्थापित की गई थी वो किस नियम के तहत की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, बिल्कुल सही। संघीय व्यवस्था यहाँ से चालू हो गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1909 में भी की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी संघीय व्यवस्था जो संघीय न्यायपालिका है वो की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से, सॉरी, ये पूछ रहा है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका तो इस टाइम बनी ही नहीं थी। संघीय न्यायपालिका बनती है 1935 के शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पे 1861 में संघीय परिषद अधिनियम के तहत भी नहीं बनी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भी नहीं, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भी नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1935 के शासन अधिनियम के तहत। 1937 में भारत सरकार अधिनियम जो था उस दिन स्थापित होता है संघीय न्यायपालिका, और यह किसका है? 1935 का शासन अधिनियम के तहत ही। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये 1937 में स्थापित की गई थी, और ये था 1935 का शासन अधिनियम के तहत इसका प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन का जो
लागू किया गया था वो किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया, जैसे लोकसभा राज्यसभा दो बॉडी बनाई गई थी, उसी को बोलते हैं द्वैध शासन। उसके बाद 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया था इसमें। और 1919 में द्वैध शासन का बंद अधिनियम के तहत ये किया गया था। आपको मालूम है कि 1919 में भी द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था प्रांतों में, लेकिन केंद्र में लागू किया गया था वो 1935 के तहत, तो इसी के आधार पे किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन अभी हमने देखा था 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया जाता है। देखिए कई बार रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन। 1919 के शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है? तो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही। आपको मालूम है प्रांतों में द्वैध शासन जो लगाया गया था वो 1919 के शासन अधिनियम के तहत ही आया था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था ये नहीं की गई थी, ये की गई थी 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत। ये दो तो गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, तो बिल्कुल सही, केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का जो है हस्तांतरण किया गया था, माने कुछ शक्तियां प्रांतों के पास भी दी गई थी। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 दोनों सही है। आगे देखिए, ये सब आईएएस का क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? मतलब क्या समझाता है हमको द्वैध शासन व्यवस्था? तो इसका मतलब होता है प्रांतों में प्रयोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजित। कहे तो यहाँ पे जो भी विषय हैं, जो काम करने के विषय होंगे, उनको दो भागों में बांट कर करना। जैसे कुछ अधिकार एक भाग को दे देना, कुछ अधिकार दूसरे को दे देना, इस तरह से मिलाकर दोनों काम करना, उसी को द्वैध शासन कहते हैं। जैसे एक आदमी क्या करेगा कि वो शासन प्रशासन देखेगा, एक जो है वो राजस्व का काम देखेगा। तो इस तरह से प्रयोज्य विषयों को दो वर्गों में विभाजित करके देखना, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और आंतरिक मतलब ट्रांसवर्स विषयों के अंतर्गत बांट दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने जाते हैं? अब इसमें आरक्षित विषय कौन थे? वही विषय होंगे जो स्ट्रांग होंगे, जिससे मतलब उसको केंद्र करेगी। तो इसमें कौन विषय थे? तो वो थे न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन केंद्र देखेगी। उसके बाद था स्थानीय स्वशासन, ये तो स्थानीय से ही लग रहा है कि वो प्रांतों का बात कह रहा है। भू राजस्व, भूमि राजस्व ये भी केंद्र देखेगी, और पुलिस व्यवस्था ये भी केंद्र देखेगी। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1, 3, 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। मतलब न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस ये तीनों व्यवस्था जो है वो आरक्षित रहेगी केंद्र के लिए। अब आगे देखें, इसमें बहुत सारे विषय थे, यहाँ देख लीजिए। आरक्षित विषय तथा आंतरिक और हस्तांतरित विषयों में विभक्त किया गया था। आरक्षित विषय में आता था न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त संबंधित अधिकार, पुलिस, सिंचाई आदि, ये सब क्या थे? तो आरक्षित थे। वही आरक्षित जो हस्तांतरित थे वो थे शिक्षा, शिक्षा केंद्र में भी कुछ हो सकती है, राज्यों भी व्यवस्था कर सकता है। स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य पे भी प्रांत भी देखेगा, गाँव मोहल्ला सब में। कृषि का जो अधिकार है वो भी सबके पास था। तो इस तरह से ये जो अधिकार थे वो हस्तांतरित थे, वो जो दिखने को मिलेगा आपको दोनों जगह पे। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो शुरुआत होती है वो आपको मालूम है कि 1919 के अधिनियम से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी।
तो विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था। आपको मालूम है कि अभी हम लोग का 2 ही सदन है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। तो ये 2 ही सदन जो बनाया गया था, वो बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य परिषद एक बनाया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का था। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, और इसकी प्रथम बैठक में 3 वर्ष इसकी अवधि रखी गई थी। तो इस तरह से 2 विभाग इसमें बनाए गए थे। आगे देखिए, तो केंद्रों में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो किस एक्ट के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत। इसी को बोलते हैं 1919 के मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्षों से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार का सिद्धांत दी गई थी। तो क्या ये दी गया था? तो नहीं, 21 वर्ष से कम आयु के सभी महिलाओं का अधिकार नहीं दिया गया था, या कहें तो इसमें महिलाओं को जो है वो मताधिकार का अधिकार दिया ही नहीं गया था। 1935 के गवर्नर्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये बिल्कुल सही है। 1935 का जो शासन अधिनियम आया था, उसमें महिलाओं के लिए विधानसभा में कुछ सीट आरक्षित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और इसमें दलित वर्ग, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन का बात कही गई थी। माने उनको कुछ सीट दिए गए थे, कुछ वहाँ क्षेत्र दिए गए थे कहें तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी थी। तो बिल्कुल सही। आपको मालूम है 1958 के बाद तो खुली प्रतियोगिता हुई, लेकिन 1919 में इसका जो एग्जाम है वो भारत में कराया जाएगा, ये ऐसा प्रावधान किया गया था, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसका एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो भारत में कराई गई थी। तो बिल्कुल बात सही है। भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपियों से अधिक थे। मतलब बोल रहा है कि भारत सिविल सेवा में जो थी, वो 1941 में अगर देखें तो ब्रिटिश जो यूरोपी थे, उनकी संख्या से ज्यादा भारतीयों की संख्या थी। क्या ऐसा था? तो बिल्कुल था। 1941 आते आते भारत के बहुत सारे लोग जो थे, वो भारतीय सिविल सेवा में लग गए थे। इससे क्या हुआ कि यूरोपियों की संख्या से ज्यादा भारतीयों की संख्या हो गई थी। तो ये राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 120 सदस्यों के लिए एक चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत ही 120 सदस्यों वाला चैम्बर बनाया गया था। ये याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1919 के तहत जो भारत शासन अधिनियम हुआ था, उसमें सही विकल्प देखना है, 1926 में या 1937 में या 1945 में केंद्रीय विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में भी हुआ था और 1945 में भी निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1919 के तहत। तो इसका राइट आंसर ए और सी है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ देखिए लिखा है, प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 को केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 19 तहत के द्वारा हुआ था। तो विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये 2 बार याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये किस वर्ष आयोजित की गई थी 1919 के तहत?
तो ये अभी हमने देखा था 1945 में की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भारतीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन जो हुआ था वो 1945 में। इसके बाद 1947 में हम खुद आजाद हो गए। उसके बाद विधानसभा बना और हमारी सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जो जारी करते हैं राष्ट्रपति, ये कहाँ से लिया गया है ये शक्ति, मतलब कहाँ से प्रेरित है? तो ये है प्रेरित 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अभी हमने जिक्र किया था कि जो भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज्यादा कहीं से जो शब्द लिए गए हैं, नियम लिए गए हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी सरकारें चलती थी, वो भी अपना नियम बनाए थे, तो वहां से हमने बहुत सारे नियम उठा लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? मतलब संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था, कहने का मतलब किस अधिनियम के तहत? तो सब हुआ था ये बात 1935 के शासन अधिनियम के तहत। देखिए 1935 का बहुत ही बड़ा रोल है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको विस्तार से पढ़ना अच्छा रहता है। देखिए तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वो 1935 के शासन अधिनियम में दिया गया था और इसको तैयार किया गया था। इसमें क्या किया, तो संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज इसे कहा गया और इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, इन सभी व्यवस्था किया गया था। इन सभी चीजों का, केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका बनाई गई, भारतीय संघ की स्थापना किया गया, ये सभी काम किए गए थे 1935 के शासन अधिनियम के तहत। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसने उल्लेखित किया है, माने किस में उल्लेखित है? तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत। ये तो अब यही क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, बस थोड़ा सा घुमाता है और रिपीट कर देता है। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या नहीं थी? अब यहाँ नहीं थी पूछा है, इसमें से 3 रही होगी विशेषता। तो इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया था। बिल्कुल सही किया था, अखिल भारतीय जो प्रावधान इसका किया गया था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई थी। गलत। अवशिष्ट विषय थे जो थे, मतलब जो महान विषय जो बच गए थे, हस्तांतरित नहीं हुए थे, न आरक्षित में थे, तो उस विषयों को कहाँ रखा गया था? तो उसको केंद्र में ही रखा गया था, उसको केंद्र को दे दिया गया था, न कि प्रांतों को। तो इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। बी ही जो है वो गलत है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता ये विकसित किए थे 1935 के शासन अधिनियम में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन, इसको कहें प्रांतों में द्वैत शासन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ये किया गया था 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही संघीय व्यवस्था की गई थी और केंद्रों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो अखिल भारतीय महासंघ पर शामिल किया गया था वो 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था भी करता है 1935 का शासन अधिनियम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1935 का शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था वो था संघीय, जो प्रांतों में था वो संघीय प्रांतीय, बोले गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ संघीय विधायिका लिखा है, प्रांतीय विधानमंडल लिखा है, प्रांतीय गवर्नर, ये तीनों नहीं होगा, यहाँ होगा गवर्नर जनरल। 1935 के शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ अवशेष शक्तियों किसमें दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को, मतलब जो भी अवशेष शक्ति थी, बची हुई शक्ति थी, वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी।
मतलब उस पे गवर्नर जनरल निर्णय देगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर गलती हो सकती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश प्रांतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ या फेडरेशन बनाया गया था। तो बिल्कुल सही। 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ बनाया गया था, कहे तो फेडरेशन। रक्षा और विदेशी संबंधित मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण का अधीन रखा गया था, ये नहीं हो सकता है। ये नियंत्रण अधीन नहीं रखा गया था क्योंकि इसमें भारतीय प्रांत थे और देशी रियासत, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो परिसंघ को रक्षा और विदेश संबंधित मामलों को दे सके। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। संघीय प्रणाली क्या थी? तो भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा 1935 में बनाया गया था, जिसमें देशी रियासत और जो प्रांतें थी, ब्रिटिश प्रांतें, उनको मिलाकर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? तो 19 गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, ये तो है, पुनर्गठन किया गया था। प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन किया गया था। ये तो उसी टाइम अधिनियम आया ही था, तो इसका मूल्यांकन कैसे हो जाएगा? तो इसका यही राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अभी नहीं किया गया था मूल्यांकन इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? मतलब कौन सा इसमें नहीं है, देखना है। तो देश के लिए लिखित संविधान। अब 1935 में देश के लिए लिखित संविधान बना कहाँ से? यही नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही पकड़ा जा रहा है। जबकि विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेही प्रतिनिधित्व थी। एक संघ योजना पर विचार कर रही थी। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवचित किया गया था, मतलब नॉमिनेशन किया गया था सरकारी सदस्यों के लिए। इसमें था, देश में लिखित संविधान नहीं थी। आगे देखें तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसी का हम बात कर रहे थे कि जो सबसे ज्यादा भारतीय संविधान में कहीं से लिया गया है स्रोत, जो बातें जो उठाई गई है, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही उठाई गई है। कहाँ? 1935 के। और इसीलिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, वो है हमारे संविधान निर्माण में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया और बिहार विधानसभा और विधान परिषद बनाया गया? तो बिहार के परपेक्स में बिहार से रिलेटेड है। बिहार में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में। देखिए बीपीएससी 17वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ है कि जो बिहार में है वो विधानसभा और विधान परिषद कब बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो ये 1935 के शासन अधिनियम बना था। उसी टाइम में द्विसदनीय विधान जो मंडल है उसमें बदल दिया गया था बिहार को, जिसमें विधानसभा होंगी और विधान परिषद होंगी। विधानसभा में जो है उसमें सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आप बताइए कमेंट में। हमने ये बता रखा है, अभी हमने हाल ही फिलहाल में वीडियो डाला था, उसमें बता रखा है। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? ये 1935 के अधिनियम के तहत ही 1937 में अलग हो गया था वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा जो भारत से अलग हो गया था।
ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1937 में वर्मा भारत से अलग हो गया, निकल गया वर्मा। अब आगे है संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से अगर रिवीजन करना चाहते हैं, अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये नया है, डेली आपको इस तरह से रिवीजन करवा पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।